नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के भूगोल के बारे में। भारत के भूगोल के बारे में बताने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं दोस्तों। इस वीडियो में हम जो भी तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे वो सभी तथ्य उन प्रश्नों से लिए गए हैं जो अब तक के यूपीएससी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो केवल महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि भारत के भूगोल में सामान्य परिचय में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा आता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो सबसे पहला प्रमुख प्रश्न बनता है कि भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों 7वां स्थान आता है। अगर हम भारत को देखते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन से स्थान पे है तो वो 7वें स्थान पे आते हैं। परंतु प्रश्न बन जाता है कि अगर भारत 7वें स्थान पे है तो इससे बड़े बड़े देश कौन कौन से हैं। तो प्रमुख अगर हम उन देशों का जिक्र करें तो वो देश आते हैं, पहले नंबर पे आपका रसिया है, दूसरे नंबर पे कनाडा, फिर आता है चीन की बारी, फिर यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत 7वें स्थान पर आता है। यदि भारत 7वां स्थान रखता है संपूर्ण विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल की अब बात करें तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। 7वें स्थान पर होकर के भारत जो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। अगला प्रश्न जो इससे बनता है, भारत के पास विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत। यदि संपूर्ण विश्व के पूरे क्षेत्रफल को हम 100 मान लें तो भारत के पास कुल कितना एरिया आएगा, तो वो 2.4, मतलब भारत संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल कवर करता है। भारत में अगला प्रश्न, भारत में विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यदि हम बात करें कि भारतीय जनसंख्या जो है वो विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का कितने परसेंट है, तो वह जनसंख्या है 16.7%। संपूर्ण जनसंख्या का 16% जनसंख्या 16.7% जनसंख्या भारत में ही निवास करती है। दोस्तों ये जो डेटा दिया गया है ये 2011 के अनुसार है। और भारत में लगभग कुल कितने गांव हैं, तो अगर गांवों का जिक्र किया जाए तो भारत में कुल लगभग गांव 6,40,930 गांव हैं। ये भी जो इन्फॉर्मेशन ली गई है ये भी 2011 के डेटा के अनुसार है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अब तक यूपीएससी परीक्षाओं में आए हुए हैं जो कि क्षेत्रफल से रिलेटेड रहे हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो इसमें हमारा आ जाता है अक्षांशी तथा देशांतरी विस्तार। अगर भारत को अक्षांशी तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि देखें तो भारत की अगर स्थिति जहाँ तक है तो भारत पूर्ण रूपेण उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए भारत का जो भी अक्षांशी विस्तार होगा सब उत्तर में ही होगा। तो भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशी विस्तार मतलब भारत कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक फैला हुआ है। तो मुख्य भूमि की हम बात करते हैं तो भारतीय मुख्य भूमि जो है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू हो जाती है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है तथा 37 डिग्री
6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार पाया जाता है। तो ये जो है दो अक्षांशों के बीच जो है भारत का विस्तार। यदि हम देखें कि अंतराल कितना है, तो दोनों अक्षांशों के बीच लगभग 29 डिग्री के करीब अंतराल पाया जाता है। मतलब भारतीय विस्तार उत्तर से दक्षिण अगर देखी जाए तो लगभग 29 डिग्री के लगभग आता है। वहीं हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार में हम ये कह सकते हैं कि भारत पूरा जो है कि 0 डिग्री के पूर्व में है। इसलिए जिन दो देशांतर रेखाओं के बीच भारत पाया जाएगा वो देशांतर रेखाएं पूर्व में होंगी। तो भारत के देशांतरी विस्तार जो शुरुआत होती है भारत की 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है। ये भी विस्तार अगर देखा जाए तो भारत का तो दोनों 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तथा 68 डिग्री 7 मिनट का अंतराल देखा जाए तो ये भी लगभग 29 डिग्री के ही आसपास आता है। तो मतलब भारत का अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार लगभग समान ही है। अगला जो प्रश्न बनता है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरे। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि जो अक्षांश रेखा सिक्किम से गुजर रही है वह भारत के किस राज्य से गुजरेगी। ऑप्शन में है आपका राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों वो रेखा जो है राजस्थान से गुजरेगी। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा पंजाब से, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरेगी, क्योंकि ये तीनों राज्य जो है उस अक्षांश रेखा के उत्तर में आएंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। दोस्तों 70 डिग्री की बात करें तो 70 डिग्री लगभग 68 डिग्री के आसपास आता है, जहां से भारतीय देशांतरी विस्तार शुरू होता है। मीन्स ये क्वेश्चन देखा जाए तो पूर्ण रूप से पश्चिमी भारत के पश्चिमी जिलों से संबंधित है, और जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी ऑप्शन जो है कि राजस्थान से रिलेटेड हैं। तो राजस्थान के जिलों के बारे में जानकारी होगी तभी ये क्वेश्चन को सही हल किया जा सकता है। दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया गया जोधपुर जिला, जैसलमेर, धौलपुर और नागौर। तो दोस्तों पूर्वी जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो जैसलमेर से गुजरती है। जोधपुर, धौलपुर, नागौर ये सभी जो है कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में आने वाले जिले हैं, जबकि जैसलमेर पश्चिम क्षेत्रों में आता है जो 70 डिग्री के आसपास है। अब दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक बनता है भारत तथा कर्क रेखा। अब हम ये देखेंगे कि भारत और कर्क रेखा में किस तरीके से संबंध है। जहां तक दोस्तों कर्क रेखा की बात करेंगे तो कर्क रेखा भी एक अक्षांश रेखा है जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो आपके उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप से होके गुजरती है। तो एशिया महाद्वीप से होके गुजरती है तो वह रेखा भारत के बीचों बीच लगभग गुजरती है। इसलिए यह रेखा भारत के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आ जाए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं तो कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं।
तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर उन राज्यों का हम जिक्र करें तो वो राज्य हमारे आते हैं गुजरात सबसे पश्चिम, फिर उसके बाद राजस्थान आता है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ये जो राज्य दिए गए हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ अरेंज्ड है। तो कभी कभार ऐसे अभी आ सकता है प्रश्न कि भारत के जो कर्क रेखा है जितने राज्यों से गुजरती है तो उन राज्यों में सबसे पूर्व में कौन सा राज्य होगा, सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है। तो इस तरीके से दोस्तों हम देख सकते हैं ये अरेंजमेंट जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर किया गया है। अगला जो प्रश्न आया हुआ है, निम्न नगरों में कौन सा नगर कर्क रेखा के निकट है। तो ये सवाल जो क्वेश्चन जो है वो नगरों से रिलेटेड है। अब नगरों का पता करना बड़ी मुश्किल काम है, परंतु इसमें जो ऑप्शन में दिए गए थे नगर, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन, इन 4 नगरों में सबसे जो नज़दीक कर्क रेखा के जो नगर है वह गांधीनगर है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। तो और जबलपुर आपके मध्य प्रदेश में है, उज्जैन जी मध्य प्रदेश में, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। इसके बाद आगे एक प्रश्न आया हुआ है, ठीक नगरों से ही संबंधित प्रश्न है। वह प्रश्न है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है। इसके बाद जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें है दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर। इस तरीके से 4 महत्वपूर्ण शहरों का नाम दिया गया है। इन सभी शहरों में कोलकाता जो है कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित शहर है। इसके बाद अगला जो प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। दोस्तों कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है, तो वो रेखा कर्क रेखा है जो भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। तो कर्क रेखा भारत को लगभग बीचों बीच जाती है, इसलिए यह 2 भागों में इसको विभाजित करती है। जून माह में अगला प्रश्न जो आया हुआ है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। जून माह, इसका मतलब ये हुआ कि सूरज की किरणें उस समय 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कर्क रेखा पर चमक रही होगी। यदि सूरज की किरणें कर्क रेखा पर चमक रही होंगी तो समय दिन रात की संभावना बराबर होने की कर्क रेखा के आसपास होगी। यदि हम कर्क रेखा से जितना ही उत्तर में जाएंगे वहां पे दिन और रात बड़े होने की संभावना बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों इन शहरों में हम देखेंगे कि कर्क रेखा से उत्तर में सबसे कौन सा शहर है। तो 4 शहरों में जैसे हैदराबाद कर्क रेखा के दक्षिण में है, चेन्नई भी है कर्क रेखा के दक्षिण में है, भोपाल लगभग कर्क रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में है, जबकि दिल्ली कर्क रेखा से काफी उत्तर में है। इसलिए दोस्तों ये शहर जो है कि कर्क रेखा से सबसे उत्तर में है, इसलिए दिन की अधिकतम अवधि कर्क रेखा पर ही होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे जो भारत के भूगोल से संबंधित थे। अगले वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखेंगे दोस्तों। धन्यवाद।